हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कैफ़े। आज का टॉपिक है हमारा ईयर डिसऑर्डर्स। इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी करिएगा। आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको ईयर डिसऑर्डर्स के बारे में और भी जानकारी मिल सके। ईयर डिसऑर्डर्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर, यानी कि जो बाहरी एरिया होता है ईयर का, जहाँ का आता है पार्ट्स ऑरिकल, यानी उसको हम लोग पिन्ना भी बोल सकते हैं, जो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने डाल रखी है ईयर की एनाटमी, उसमें देख सकते हो आप। ऑरिकल आएगा, ऑडिटरी कैनाल आएगा, ठीक है, और एक ईयर ड्रम आएगा जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो उस एरिया में जितने डिसऑर्डर्स होते हैं वो मैंने इधर लिस्ट आउट किए हैं। सबसे पहला हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, और ये सारा का सारा INC जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसी के अकॉर्डिंग है ये। उसमें ये 4 दे रखे हैं सिलेबस में: ईयर डिफॉर्मिटीज़, ओटैल्जिया, फॉरेन बॉडीज़, एकस्टिक न्यूरोमा। तो हम एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर के ये पढ़ेंगे। फिर अगर हमारा सेकंड आता है मिडिल ईयर डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर आते हैं हमारे ऑसिकल्स आते हैं और आता है यूस्टेशियन ट्यूब। ये दोनों हमारे मिडिल ईयर में ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑसिकल्स में भी 3 पार्ट्स होते हैं: मैलस, इनकस और स्टेपीज, ठीक है, जो कि मैंने एनाटमी वाले वीडियो में बता रखा है सबको। तो ये मिडिल ईयर डिसऑर्डर्स में आते हैं इम्पैक्टेड वैक्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ओटाइटिस मीडिया, ऑस्टोस्क्लेरोसिस, मैस्टॉइडाइटिस। मिडिल ईयर डिसऑर्डर में हम लोग ये पढ़ेंगे, ये 5 डिसऑर्डर्स के बारे में। फिर आता है हमारा तीसरा इनर ईयर डिसऑर्डर्स। इसके अंदर 3 डिसऑर्डर्स आ रहे हैं: मेनियस डिजीज़, लैबिरिंथाइटिस, ओडोटॉक्सिसिटी। इनर ईयर डिसऑर्डर्स में हम लोग ये 3 डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इन डिसऑर्डर से हटकर एक और प्रॉब्लम आती है ईयर्स में, वो है डीफनेस। डीफनेस का मतलब होता है वो पर्सन जो कि सुन नहीं सकता। तो उनके लिए कुछ ताकि उनका वो करेक्ट हो सके, डीफनेस कुछ का करेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, मैकेनिक्स इस्तेमाल होता है। उनका नाम होता है, कुछ हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम जो पर्सन जिनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है ईयर्स में, कोई सुन नहीं सकता है, या फिर अगर वो क्योरेबल है, तो ऐसे हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करके वो इंसान उस चीज़ को सुन सकता है या फिर किसी भी चीज़ को सुन सकता है। तो ये हम लोग पूरे ईयर डिसऑर्डर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे। बाकी नोज़ और थ्रोट जो है वो मैं अगली एक और वीडियोस बनेंगी तो उसमें मैं सिखा दूँगी, मतलब वो अलग वीडियो बनेगी उसकी। बाकी ईयर डिसऑर्डर में आज इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के डिसऑर्डर्स ही बताऊँगी। बाकी इनर ईयर डिसऑर्डर, डीफनेस और हियरिंग एड्स, ये टॉपिक्स जो होंगी ये पार्ट 3 बनाऊंगी, तो उसमें ये वीडियोस अपलोड होंगी। बाकी इस वाले वीडियो में आएगा एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर का ईयर डिफॉर्मिटीज़, ओटैल्जिया, फॉरेन बॉडीज़, एकस्टिक न्यूरोमा, और मिडिल ईयर डिसऑर्डर्स में इम्पैक्टेड वैक्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, ओटाइटिस मीडिया, ऑस्टोस्क्लेरोसिस, मैस्टॉइडाइटिस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वाला एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर का, ईयर डिफॉर्मिटीज़। ईयर डिफॉर्मिटीज़, इसमें क्या होता है, एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट या फिर डिफॉर्मिटी होता है ईयर एनाटमी का, जिसकी वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉस्मेटिक इश्यूज से लेकर हियरिंग और डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स तक। यानी कि ईयर डिफॉर्मिटीज़ का मतलब क्या है कि जो ईयर होगा उसमें जो फॉर्म होता है ईयर का, जो जैसे ईयर का स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई चेंजेस आना, ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, देखा जाए तो लगभग 6 to 45% जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बॉर्न होते हैं, उनमें लगभग ये जो कॉन्जेनाइटल ईयर डिफॉर्मिटी है, यानी कि एक ऐसी डिफॉर्मिटी जो कि बाय बर्थ होती है, तो लगभग 6 से 45% जो लोग बच्चे होते हैं उनको ये बाय बर्थ ही होता है ईयर डिफॉर्मिटीज़।
कुछ ईयर डिसऑर्डर्स या फिर डिफॉर्मिटीज़, जो ईयर डिफॉर्मिटीज़ हैं वो टेम्पररी होते हैं। अगर वो डिफॉर्मिटी एबनॉर्मल, यूट्रस के अंदर एबनॉर्मल पोजीशन की वजह से या फिर बर्थ के दौरान डिफरेंट पोजीशन या एबनॉर्मल पोजीशन होने की वजह से अगर होती है, तो जैसे जैसे ही बेबी ग्रो करता रहेगा उसका ये जो डिफॉर्मिटी होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट। लेकिन उसके अलावा बाकी जो ईयर डिफॉर्मिटीज़ होते हैं उनको जो है मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, या फिर वो सर्जिकल भी हो सकती है या नॉन सर्जिकल भी हो सकती है, उस ईयर एनॉमली को सही करने के लिए, यानी कि उस ईयर डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए मेडिकल, सर्जिकल या नॉन सर्जिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी ऑफ ईयर डिफॉर्मिटीज़। हम पढ़ेंगे इटियोलॉजी ऑफ ईयर डिफॉर्मिटीज़। इसमें क्या है, इटियोलॉजी के मतलब क्या होता है, कारण, कि ये ईयर डिफॉर्मिटीज़ क्यों हुआ है। तो इसका कारण मतलब अलग अलग है। एक तो ज़्यादातर तो जो होता है ये कॉन्जेनाइटल होता है, यानी कि बाई बर्थ होता है, जो बर्थ से ही प्रेजेंट हो। कुछ रेयर केसेस होता है जहाँ पे चिल्ड्रन को इसे डेवलप करते हैं किसी ट्रॉमा या डिजीज़ की वजह से, कहीं कट वट लग जाता है तो उस वजह से भी ये डेवलप हो जाता है। और ये ईयर डिफॉर्मिटीज़ इनहेरिट होता है और उसका कारण जो होता है ज़्यादातर होता है जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ईयर डिफॉर्मिटीज़। इसमें ईयर डिफॉर्मिटीज़ के 6 टाइप्स हैं। तो वो 6 जो कॉन्जेनाइटल ईयर डिफॉर्मिटीज़ हैं वो हैं कॉन्जेनाइटल ईयर डिफॉर्मिटीज़, ट्रॉमेटिक ईयर डिफॉर्मिटीज़, स्प्लिट ईयर लॉब्स, कॉलीफ्लावर ईयर, ईयर केलॉइड्स, ईयर हेमांजियोमास। तो ये हमारे 6 टाइप्स ऑफ ईयर डिफॉर्मिटीज़ हैं। पहला हमारा क्या था टॉपिक, एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर्स में ईयर डिफॉर्मिटीज़। ईयर डिफॉर्मिटीज़ के 6 टाइप्स डिवाइडेड हैं। कॉन्जेनाइटल जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट रहेगा, ट्रोमैटिक, स्प्लिट ईयर लोब्स, कॉलीफ्लावर ईयर, ईयर केलॉइड्स और ईयर हेमांजियोमास। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्जेनाइटल ईयर डिफॉर्मिटीज़ के बारे में। कॉन्जेनाइटल ईयर डिफॉर्मिटीज़ में जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो इसके 5 टाइप्स हैं, प्रोट्रूडिंग ईयर्स, कंस्ट्रिक्टेड ईयर्स, क्रिप्टोटिया, माइक्रोटिया, एनोटिया। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रोट्रूडिंग ईयर्स। प्रोट्रूडिंग ईयर्स इसका मतलब है, इसको हम लोग प्रोमिनेंट ईयर्स भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने साइज़ से जो है 2 सेंटीमीटर बाहर की ओर स्टिक आउट रहता है। हेड के साइड से देखा जाए 2 सेंटीमीटर, हम लोग जैसे बोलते हैं हाथी कान बोलते हैं हम हिंदी में नॉर्मल, तो उसमें क्या होता है हाथी के जैसे जो ईयर्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, यानी कि उभरे हुए थोड़े बाहर की तरफ को होते हैं। सेम वैसे ही प्रोट्रूडिंग ईयर्स में भी वही सेम होता है। ईयर्स जो होता है 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी हेड, ठीक है, उसे हम लोग प्रोट्रूडिंग ईयर्स कहते हैं, प्रोट्रूडिंग ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रिक्टेड ईयर्स, या फिर इसको हम लोग लूप ईयर भी कहते हैं। ये जो होता है ये इनकी जो हेलिकल रिम होती है, हेलिकल रिम यानी कि जो ऑरिकल होता है उसका अपर पार्ट जो होता है उसे हेलिकल रिम कहते हैं। तो वो जो होता है वो या तो फोल्डेड होगा या रिंकल्ड या टाइट होगा, इसीलिए इसे लोप ईयर कहते हैं। और ये जो कंस्ट्रिक्टेड ईयर्स है वो तभी प्रेजेंट रहता है जब ईयर उसके नॉर्मल साइज की तरह ना हो, या फिर उसका कुछ पार्ट जो होता है ये नॉर्मल ईयर से कुछ पार्ट जो होता है उसमें कुछ कमी होती है, मिसिंग होती है, उसी समय कंस्ट्रिक्टेड ईयर्स डेवलप होते हैं। जो इसमें ईयर होता है कंस्ट्रिक्टेड ईयर्स में, ईयर जो होगा वो छोटा दिखना, मतलब नॉर्मल से स्मॉलर दिखेगा, और उसमें फॉरवर्ड और डाउनवर्ड पोजीशन पे वो फोल्डेड दिखाई देगा, उसका जो अपर पोर्शन होगा। ये माइल्ड से लेके सीवियर तक हो सकता है। इसीलिए ये कंस्ट्रिक्टेड का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ का सिकुड़ना, तो हल्का से ये रिंकल्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है ईयर्स। नेक्स्ट हमारा कॉन्जेनिटल ईयर डिफॉर्मिटीज़ का टाइप है क्रिप्टोटिया, या क्रिप्टोशिया भी बोल सकते हैं इसे हम।
क्रिप्टोटिया जो होता है ये एक तरह का कॉन्जेनाइटल ईयर डिफॉर्मिटी है। इसमें जो इसका अपर पोल होता है वो जो मैस्टॉइड स्किन होता है, जो ईयर के पीछे का जो स्किन होता है उसे मैस्टॉइड स्किन कहते हैं। वहाँ पर उसके नीचे जो होता है वो बरीड होता है, यानी कि उसी के साथ चिपका हुआ होता है। जो ईयर कार्टिलेज या फिर फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं हम, वो स्किन के नीचे ही बरीड होता है, जो कि हमारे साइड हेड के साइड में होता है, उस स्किन के नीचे ही बरीड होता है। यानी कि ज़्यादा क्रिप्टोटिया में जो होता है ज़्यादा जो ईयर का पार्ट होता है वो शो नहीं होता है, वो अंदर ही बरी रह जाता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोटिया। इसको कॉमनली अंडर डेवलप्ड ईयर, एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। ये जो है ये मेनली ये मेल्स में होता है, वो भी अगर राइट साइड या लेफ्ट साइड किसी एक साइड में हो तो इसे यूनिलैटरल कहते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 10% लोग ही होते हैं जिनके दोनों ही साइड में माइक्रोटिया की प्रॉब्लम आती है, जिनको हम बायलैटरल भी कहते हैं। जो माइक्रोटिया हो गया या फिर दूसरे ईयर डिफॉर्मिटीज़ हो गए, इनका जो कॉजेज़ है उसको डिफ़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग जो यूट्रस जो कंडीशन में होती है, जब फीटस यूट्रस में होता है, अगर वहाँ ईयर्स जब डेवलप कर रहे होते हैं उस समय वहाँ पर अगर ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाए उसकी वजह से माना जाता है कि ऐसा है। लेकिन कुछ और थ्योरीज़ हैं, वहाँ पर बोला गया है कुछ सर्टेन मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान जब मदर इनटेक करती है, सच एज एक्यूटेन, थैलिडोमाइड और रेटिनोइक एसिड नाम के कुछ मेडिकेशंस अगर इनटेक करती हैं प्रेगनेंसी के दौरान मदर, उस वजह से भी माना जाता है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि माना जाता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनोटिया। इसमें क्या होता है, टोटल एब्सेंस होता है ईयर का, जो ईयर होता है वो दिखता ही नहीं है, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसमें एब्सेंस ऑफ ईयर भी होता है। और ये बहुत ज़्यादा ही रेयर कंडीशन होता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक या फिर दोनों ही ईयर्स जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं या डेवलप नहीं हो पाते हैं। जो इसका कॉज है एनोटिया का ये अननोन है, लेकिन जो 40% पेशेंट जो होते हैं एनोटिया के, उनको जो होता है कुछ सिंड्रोम होता है, उन सिंड्रोम की वजह से भी ईयर जो होता है उनका मिसिंग होता है। कुछ वो सिंड्रोम्स हैं ट्रीचर कॉलिन्स या फिर गोल्डन हार सिंड्रोम। ट्रीचर्स कॉलिन्स क्या होता है, ये बहुत ही रेयर होता है। ये एक इनहेरिटेड कंडीशन होती है जिनमें फेस के कुछ बोन्स जो होते हैं या फिर टिश्यूज जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। ये होता है ट्रीचर्स कॉलिन्स। नेक्स्ट है हमारा गोल्डन हार सिंड्रोम। इसमें जो होती है ये भी एक रेयर कंडीशन होती है। इसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है आई, ईयर और स्पाइन का। इसको OAV भी कहते हैं, यानी कि ऑक्यूलो ऑरिक्यूलो वर्टिब्रल ऑक्यूलो ऑरिक्यूलो वर्टिब्रल OAV। इनके कुछ ट्रीटमेंट है। एनोटिया जो होता है ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की, जिनमें स्पेशलिस्ट प्रेजेंट रहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस जो कि इन कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं। एनोटिया की जो कंडीशन है इनको ट्रीट कर सकते हैं। वैसे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक प्लास्टिक सर्जन की रिक्वायरमेंट होगी एक्सटर्नल ईयर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और एक ओटोलैरिंजोलॉजिस्ट जो कि इनर ईयर और हियरिंग ट्रीटमेंट कर सके, और स्पीच पैथोलॉजिस्ट जो स्पीच ट्रीटमेंट कर सकता हो। तो इनके ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी वगैरह को कंडक्ट करने के लिए या न्यू ईयर लगाने के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए ये हेल्प करते हैं। ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्जेनाइटल ईयर डिफॉर्मिटीज़ था, पहला हमारा ईयर डिफॉर्मिटीज़ का। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रॉमेटिक ईयर डिफॉर्मिटीज़। इसमें क्या होगा, कोई लैक्रेशन, टीयर या बाइट इंजरी की वजह से कुछ ईयर में कुछ डिफॉर्मिटीज़ आ जाना। फिर आता है हमारा स्प्लिट ईयर लोब्स। स्प्लिट ईयर लोब्स जो होता है ये ज़्यादातर जो होता है हैवी या
लार्ज ईयर रिंग की वजह से हो सकता है। उस समय क्या होता है, ईयर जो हमारा ईयर होता है वो स्ट्रेच हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से स्प्लिट ईयर लोब्स की कंडीशन आती है। फिर आता है कॉलीफ्लावर ईयर। इसमें क्या होता है, एक एबनॉर्मल कार्टिलेज जो होता है, ये नॉर्मल कार्टिलेज जो होगा हमारे ईयर्स के, उसके ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये बल्क होता है तो इसे मिसहैपन ईयर्स या फिर कॉलीफ्लावर ईयर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईयर केलॉइड्स। ईयर केलॉइड्स जो होता है, जैसे स्कार टिश्यूज होते हैं उसके फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। कोई भी माइनर ट्रॉमा हुआ उसके बाद वहाँ पर जो स्कार टिश्यू फॉर्म हुआ होगा उसकी वजह से ईयर केलॉइड्स का होता है, मतलब ईयर केलॉइड्स होता है। मोस्ट कॉमनली कोई भी ईयर में कट लग जाए, ईयर पियर्सिंग यानी ईयर को काटते समय जब होता है उसके बाद ज़्यादा ये देखने को मिलता है। फिर लास्ट है हमारा ईयर हिमैंजियोमास। ये मोस्ट कॉमन बेनिगन ट्यूमर होता है जो कि इन्फेंसी में डेवलप होता है, और ये बॉडी के कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ईयर्स में ही हो, ये बॉडी के कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। एक्सटर्नल ईयर भी हो सकता है, या सैलिवरी ग्लैंड भी हो सकता है, या फिर ईयर के फ्रंट में भी हो सकता है। तो ये था हमारा ईयर डिफॉर्मिटीज़। इसके बाद हम पढ़ेंगे ओटैल्जिया। ओटैल्जिया का मतलब होता है ईयर में दर्द होना, ईयर एक्ट भी बोल सकते हैं जिसको, पेन इन द ईयर। इसके कारण कई सारे हो सकते हैं। इम्पैक्टेड वैक्स यानी कि कानों में मतलब कुछ भी जम जाना, कोई फॉरेन बॉडी की वजह से भी हो सकता है, जॉ जॉइंट के पेन की वजह से हो सकता है, नेक पेन, थ्रॉट पेन, टीथ में अगर कोई पेन हो तो भी हो सकता है, लैक्रेशन या कोई बाइट उसका भी हो सकता है, या फिर साइनसाइटिस की वजह से भी हो सकता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, वो है सपोज मान लो कभी कभार होता है कि हम लोग ईयर को क्लीन करने के लिए कुछ शार्प आर्टिकल्स डालते हैं या फिर अनक्लीन शार्प आर्टिकल्स डालते हैं, उस वजह से भी ओटाल्जिया हो सकता है। किसी भी कंटामिनेटेड सोल्यूशन का अगर हम लोग इंस्टिलेशन करते हैं ईयर्स में, उसकी वजह से भी हो सकता है। या कोई पॉल्यूटेड वाटर अगर हमारे ईयर में चला जाए उसकी वजह से भी ओटाल्जिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। या कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है। या यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन जो कि मिडिल ईयर में आता है उसकी वजह से भी हो सकता है। या कोई एलर्जीज भी हो सकती हैं उसकी वजह से भी हमारे ओटैल्जिया की कंडीशन आ सकती है। अगला है पैथोफिजियोलॉजी। सबसे पहले कोई ट्रॉमा या इन्फेक्शन या कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स बोल सकते हैं, उसकी वजह से ईयर के अंदर कोई इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन होने के बाद वो एक तरह का इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स का इस्तेमाल करता है, मतलब मीडिएटर्स को रिलीज करता है। कीमोस्टेसिस ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स में कुछ केमिकल्स जो होगा उसकी वजह से, मतलब उसमें कुछ केमिकल रिलीज कर देगा जिसकी वजह से टिश्यू एडेमा, पेन और हीट और रेडनेस भी आ जाता है। इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं ओटैल्जिया की, वो है ईयर एक या ईयर पेन भी बोल सकते हैं। ये एक ही जो होता है ओटैल्जिया का, मेनली जो होता है एक ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसका कुछ मैनेजमेंट है, वो है पहला तो प्रमोट हीलिंग, हीलिंग को प्रमोट करना। सबसे पहले ईयर इरिगेशन। ईयर इरिगेशन क्या होता है, ये एक रूटीन प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक्सेस वैक्स, ईयर वैक्स जो होता है या सिरोमेन बोलते हैं जिसको, अगर कोई फॉरेन मटेरियल घुस गया है तो उसको रिमूव करते हैं जब ईयर से, उसे ईयर इरिगेशन कहते हैं। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उससे बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। पेन को रिड्यूस करने के लिए, जो ईयर पेन मेन इसका तो वही है ईयर पेन, तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स दिया जाता है नॉर्मल फंक्शन, जिससे कि नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर कर सके और फॉरेन बॉडीज अगर कुछ घुसा है तो उसको रिमूव कर सके। इसके कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी है। पहला है मेनिंजोप्लास्टी, जिसका मतलब होता है ईयर ड्रम यानी कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसमें जो परफोरेशन, सिंपल परफोरेशन होता है उसको क्लोज करना, ठीक है। नेक्स्ट है टिम्पैनोप्लास्टी। इसमें क्या होता है, सर्जिकल करेक्शन करते हैं परफोरेटेड ईयर ड्रम को, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं, यानी कि उसका सर्जिकल करेक्शन करते हैं। ऑसिकुलोप्लास्टी क्या होता है, जो ऑसिकल्स होते हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन करना, कोई उनमें कोई खराबी आई हो तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करना। फिर आता है मिरिंजोटॉमी।
इसमें क्या होता है, ईयर ड्रम में एक इंसिशन करते हैं जिससे कि जो ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई फ्लूइड जमा हुआ है तो उसको रिमूव कर सके, तो उसी को मेरिंजोटॉमी कहते हैं। लास्ट है मैस्टॉइडेक्टॉमी। इसका मतलब होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें मैस्टॉइड एयर सेल्स को रिमूव किया जाता है। ये था हमारा ओटालजिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉरेन बॉडीज। फॉरेन बॉडीज, फॉरेन बॉडी का हमें नॉर्मली पता है कि ईयर कैनाल में इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली किसी भी चीज़ का आना, मतलब फॉरेन कुछ भी हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है या जैसे चींटी हो गई, कॉकरोच हो गया, मॉस्किटो हो गया, फ्लाइज हो गई, कुछ भी हमारे जो ईयर्स में कभी कभार रह जाता है, उसी को क्या फॉरेन बॉडीज कहते हैं। इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। पहला है फीलिंग ऑफ समथिंग इन ईयर। हमको जैसे फील होता है कि हमारे कान में कुछ है, कुछ हमारे कान में चला जाए तो हमें फील होता ही है कि हमारे कानों में कुछ है। दूसरा पेन, पेन होगा हमें। ईयर इरिटेशन, यानी कि ईयर्स में इरिटेशन होना, इचिंग, कभी कभार ब्लीडिंग या डिस्चार्ज भी हो सकता है। और बजिंग इन द ईयर, बजिंग इन द ईयर उनकी वजह से, जैसे कॉकरोचेस हो गए, मॉस्किटोज हो गए, ये क्या करेंगे, कान में जाकर भी बजिंग एक आवाज़ बनाना, मतलब पैदा करते हैं, तो उसी को बजिंग इन द ईयर कहते हैं। फिर आता है इसका मैनेजमेंट। सबसे पहला फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या है, अगर वो विजिबल है तो उसको जेंटली, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे कान में गया है, वो अगर विजिबल है तो उसको जेंटली हम निकाल सकते हैं, ग्रास्प करके जेंटली निकाल सकते हैं। हमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करके उस जो हेड है उसको अफेक्टेड साइड की ओर मोड़ देना है, जिससे कि अगर वो ग्रेविटी की मदद से अगर निकल जाए तो भी बेटर है। ऑयल का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं, जिससे कि इंसेक्ट जो ईयर कैनाल से निकल सके, जैसे बेबी ऑयल हो गया, मिनरल ऑयल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके। इसके दूसरे मैनेजमेंट से ईयर इरिगेशन, सक्शनिंग का मदद ले सकते हैं हम लोग। कोई मेडिकेशन जैसे ईयर ड्रॉप्स हो गए उसकी मदद से भी कर सकते हैं, या फिर कोई मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन की वजह से, जैसे कि कोई एलिगेटर फोर्सेप या बायोनेट फोर्सेप्स, कुछ हो जो आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा एकॉस्टिक न्यूरोमा, जो कि एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर का लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद फिर मिडिल ईयर आ जाएगा। तो एकॉस्टिक न्यूरोमा क्या होता है, ये जो होता है ये एक स्लो ग्रोइंग बेनिगन ट्यूमर होता है क्रेनियल नर्व 8th पर। जो एक स्लो ग्रोइंग बेनिगन ट्यूमर है वही है, और ये क्या करता है, ब्रेन स्टेम पर प्रेशर देता है। ये मतलब किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, लेकिन मिडिल एज वालों को ज़्यादातर देखा गया कि मिडिल एज वालों को होता है। और ये दोनों ही सेक्स में हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है और मेल में भी इक्वली हो सकता है। इसके कॉजेज जो होगा वो एक पहला तो है आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक का मतलब होता है ऐसी डिजीज जिसका कॉजेज का अननोन हो, जिसका कॉजेज अननोन हो, यानी कि पता नहीं है कि हमें क्या कॉजेज हो सकती है। एक ये कॉजेज भी माना जाता है कि रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, वर्टिगो, वर्टिगो वगैरह, टिनिटस, इन सब के बारे में मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया, फिर भी मैं बता देती हूँ। वर्टिगो का मतलब है ऐसा लगता है कि हम और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो मूव कर रहा है या स्पिन कर रहा है, ठीक है, वर्टिगो का मतलब होता है। टिनाइटिस का मतलब होता है एक रिंगिंग सेंसेशन आना हमारी ईयर्स में। फिर हेडेक होना, कान में दर्द होना, बैलेंस डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। इसके कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, वो है हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम लोग। किसी भी चीज़ का डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करने से सबसे पहला होता है कि हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, जिससे हमें पता चल सके कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है और क्या हो सकता है। फिर कुछ टेस्ट आते हैं जैसे सिटी स्कैन हो गया, MRI हो गया। फिर है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस भी करना, क्योंकि ये एक बेनिगन ट्यूमर है तो इसीलिए हमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस भी करने पड़ेंगे। इसका कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी है, जैसे कि रेडिएशन थेरेपी, गामा नॉफ रेडियो सर्जरी,
माइक्रो सर्जिकल रिमूवर, जैसे माइक्रो सर्जिकल सर्जरीज करना जिससे कि वो ट्यूमर रिमूव हो सके। कभी कभार होता है ये कुछ फंक्शन वो करते हैं तो उससे एक्सपेक्टेड है कुछ लॉसेस होते हैं, तो उसमें से एक है हमारा ट्रांसलैब्रिन्थाइन। जब करवाते हैं तो उसमें हियर लॉस जो होता है वो एक्सपेक्टेड है कि शायद उसका हियर लॉस हो जाए। सब हॉस्पिटल में जब हम लोग माइक्रो सर्जिकल सर्जरीज करते हैं तो उस समय हेडेक जो होता है वो कॉमन होता है। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, फेशियल नर्व पैरालिसिस हो सकता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो लीक हो सकता है, मेनिंजाइटिस की कंडीशन आ सकती है, या फिर सेरेब्रल एडेमा भी हो सकता है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर्स। अब अगला आता है मिडिल ईयर डिसऑर्डर्स। इसमें सबसे पहला है इम्पैक्टेड वैक्स। नॉर्मली हमारा जो ईयर जो होता है, ऑडिटरी कैनाल जो होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, वो कुछ सिक्रीशन करता रहता है, लेकिन कभी कभार होता है कि वो वहीं पे इकट्ठा हो जाता है और हार्ड और ड्राई बन जाता है। ये जो है ये क्लाइंट के ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करता है। ये कॉमन इम्पैक्टेड वैक्स जो होता है ये कॉमन प्रॉब्लम रहेगा ऐसे पर्सन को जो डस्टी और ड्राई एनवायरनमेंट में वर्क करता है। ओटोस्कोप से ईयर का एग्जामिनेशन कराने पर रिवील होता है कि अगर वहाँ पे कुछ डार्क मास या फिर येलो कलर का कुछ भी अगर हो तो हम लोग ओटोस्कोप के मदद से हम लोग ईयर का एग्जामिनेशन करा के हम लोग पता कर सकते हैं। इसके कुछ कारण होते हैं। इटियोलॉजी, फीलिंग ऑफ ईयर प्लग, कि हमें फील होना कि ईयर में कुछ है, पेन भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब वैक्स जनरेट हो जाता है और हार्ड और एक्यूमुलेट हो जाता है वहाँ पर, तो वो मीटर्स को ब्लॉक कर देता है। ये क्या कहते हैं, ईयर में डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि सेंस ऑफ फुलनेस हमें लगता है कि हमारा ईयर फुल है। कभी कभार लॉस ऑफ हियरिंग यानी कि डीफनेस की कंडीशन भी आती है, पेन इरिटेशन होती है, टिनिटस जो कि नॉइसेस भी बोल सकते हैं हम लोग, वो होता है, वर्टिगो यानी कि घूमना, ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारे एनवायरनमेंट जो होता है वो घूम रहा है। इसके कुछ ट्रीटमेंट है, ईयर इरिगेशन, ईयर इंस्टिलेशन और रिमूवल विथ क्यूरेट, क्यूरेट से रिमूव करना इम्पैक्टेड वैक्स को। नेक्स्ट है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो रप्चर या परफोरेट हो जाता है। इसके कुछ कॉजेज हैं, डायरेक्ट कॉजेज, इनडायरेक्ट कॉजेज और अदर कॉजेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट फोर्स, कि केयरलेस तरीके से हम लोग ईयर वैक्स जो होता है उसको अपने आप ही रिमूव करना, उसकी वजह से मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें छेद हो सकता है, या फिर कोई स्कल फ्रैक्चर भी हो सकता है जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टियर हो जाता है। हॉट स्लैग फ्लाई जो ईयर में चला जाता है, जैसे कि गर्म लावा जो होता है, या फिर जो लोहार जो होते हैं जब वो मारते हैं हथौड़ा को गर्म करके तो उस समय जो चिंगारी निकलती है वो अगर ईयर में चला जाता है तो उससे भी हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है वो रप्चर हो जाता है या परफोरेट हो जाता है। इटियोलॉजी का नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट फोर्स। इनडायरेक्ट फोर्स जो होता है किसी भी फायर आर्म्स या फिर वायलेंस की वजह से भी हो सकता है या बैरोट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। इसके अदर कॉजेज हैं, फॉरेन बॉडीज जैसे कि पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हो गया उनकी वजह से भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन हो सकता है, या फिर मिडिल ईयर में किसी इन्फेक्शन या फिर ईयर ड्रम के रप्चर होने की वजह से भी हो सकता है। इन्फेक्शन जो हो सकता है वो बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई की वजह से भी हो सकता है, या फिर ईयर ड्रम में कोई ट्रॉमा या पेन की वजह से भी हो सकता है। इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे ओटैल्जिया यानी कि पेन इन द ईयर, फुलनेस या डिस्कम्फर्ट आना, या फिर ब्लड टिंज डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर यानी कि ईयर से किसी ब्लड जो डिस्चार्ज होता है वैसा आना। हियरिंग लॉस भी हो सकता है यानी कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस या फिर मिक्स्ड हियरिंग लॉस भी हो सकता है, या वर्टिगो या टिनिटस। इसके कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन, ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, टिम्पैनोग्राम, ऑडियोग्राम या ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। इसके मैनेजमेंट्स हैं कुछ, जैसे कि एंटीबायोटिक्स थेरेपी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है ताकि उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सके, इसलिए कुछ एंटीबायोटिक्स थेरेपी दिया जाता है। अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट करना,
नेज़ल ब्लो को प्रोहिबिट करना, ईयर ड्रॉप्स को भी, वरना फिर क्या होता है कि अगर छेद है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में तो उसकी वजह से जो होता है वो अंदर को चला जाएगा ड्रॉप्स। ये लगभग ईयर ड्रम को हील करने में 3-4 वीक्स लग जाते हैं। अगर 3 मंथ्स के बाद फिर भी परफोरेशन अगर रह जाता है तो वो मिरिंजोप्लास्टी कराया जाता है। इसके सर्जिकल मैनेजमेंट जो होगा वो टिम्पैनोप्लास्टी, मिरिंजोप्लास्टी और ऑसिक्यूलोप्लास्टी है। इसको प्रिवेंशन जो है कि हमको वैक्स को जब रिमूव करते तो उस समय कॉशियस होना चाहिए और ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करना। फिर हमारा नेक्स्ट है ऑस्टोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट हमारा मिडिल ईयर डिसऑर्डर है ऑस्टोस्क्लेरोसिस। ऑस्टोस्क्लेरोसिस जो होता है ये क्या होता है, एबनॉर्मल स्पंज लाइक बोन जो होता है उसका ग्रोथ हो जाता है स्टेपीज में। जो मिडिल ईयर का जो ऑसिकल का एक पार्ट है स्टेपीज, उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाना, कि एबनॉर्मल स्पंज लाइक बोन का ग्रोथ हो जाना। एबनॉर्मल बोन ग्रोथ की वजह से स्टेपीज में एबनॉर्मल बोन के ग्रोथ की वजह से जो स्टेपीज होता है वो वाइब्रेशन को ईयर की तरफ को वो जो वाइब्रेशन है उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाता, वो वहीं पे इमोबिलाइज हो जाता है, यानी कि ऐसा चीज़ जो मूव नहीं कर पाता। इसी के वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है। ये जो है ये 15 से 35 साल के जो पर्सन होते हैं, ज़्यादातर विमेंस जो होते हैं उनमें ये कॉमनली देखने को मिलता है। इसके कॉजेज़ ज़्यादातर तो अननोन है, यानी कि हमें पता नहीं है, लेकिन माना जाता है जेनेटिक्स भी है या प्रेगनेंसी या फैमिली हिस्ट्री हो उसकी वजह से भी हो सकता है। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है इटियोलॉजी की वजह से होती है, कोई भी इटियोलॉजी हो सकती है, ठीक है। तो स्पंजी बोन जो होता है, छोटे छोटे स्पंजी बोन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है स्टेपीज़ में, जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिससे जो वाइब्रेशन जो होता है इनर ईयर में नहीं जा पाता है, ट्रांसमिशन जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जो कि लीड करता है हियरिंग प्रॉब्लम को या फिर ऑस्टोस्क्लेरोसिस को। इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, जैसे कि हियरिंग लॉस हो गया, टिनिटस हो गया, वर्टिगो हो गया, पॉस्चरल इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि जो ईयर होता है वही हमारे ह्यूमंस को बैलेंस, बॉडी बैलेंस प्रोवाइड करता है। अगर उधर ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जैसे हर किसी में होता है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन मेन होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। फिर आता है ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग, सिटी स्कैन, विस्पर वॉइस टेस्ट। इसमें क्या होता है, हम लोग कान के पास में जाकर धीरे से कुछ बोलते हैं, फिर चेक करते हैं कि उस पर्सन को सुनाई दे रहा है या नहीं। इसके कुछ मैनेजमेंट होता है, जैसे कि हियरिंग एड का इस्तेमाल करना। अगर हियरिंग लॉस हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हियरिंग एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है, जैसे कि स्टेपेडेक्टोमी और स्टेपेडोटोमी। स्टेपेडेक्टोमी क्या होता है, ये उस सर्जिकल रिमूव करते हैं, हम सर्जरी के मदद से रिमूव करते हैं उस स्पंजी बोन को और कुछ प्रोस्थेसिस को इम्प्लांट कर देते हैं हम। और स्टेपेडोटोमी का मतलब होता है कि एक स्टेपीज के अंदर एक होल बना देना माइक्रो ड्रिल की मदद से और प्रोस्थेसिस का इंसर्शन कर देना। हमें प्रोस्थेसिस को इम्प्लांट करना है, चाहे वो उस स्पंजी बोन को रिमूव करके हो या माइक्रो ड्रिल करके स्टेपीज में। तो जो स्पंजी बोन को रिमूव करते हैं तो उसमें आ जाएगा स्टेपेडेक्टोमी, और जो दूसरा माइक्रो ड्रिल का इस्तेमाल करके ड्रिल करते हैं उसे स्टेपेडोटोमी कहेंगे। इसके कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट भी है, वो है कि सर्जरी के बाद भी उस पोजीशन को मेंटेन रखना, और हमें फिर उसके बाद सर्जरी के बाद लेवल ऑफ पेन को असेस करना और एडमिनिस्टर करना ड्रग्स को, जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर या फिजिशियन के द्वारा। हमें उस एयर ड्रेनेज को सर्जरी के बाद मॉनिटर करना है, और फिर उस सर्जिकल साइट को एक टाइम पीरियड यानी कि इंटरवली हमें असेस करते रहना है। तो ये था हमारा ऑस्टोस्क्लेरोसिस मिडिल ईयर का। अब मिडिल ईयर का अगला डिसऑर्डर है मैस्टॉइडाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन मैस्टॉइड बोन्स का। ये एक प्रोसेस है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है मैस्टॉइड बोन्स का, जो कि ईयर के पीछे होता है। इसके कुछ कारण हैं। ये ओटाइटिस मीडिया की सेकेंडरी कंडीशन भी बोल सकते हैं, यानी कि ओटाइटिस मीडिया जिस पर्सन को हो जाए उसकी सेकेंडरी कंडीशन भी मानी जाती है। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई हो गया,
या मोरेक्सेला की वजह से भी हो सकता है मैस्टोइडाइटिस। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं हम मैस्टोइडाइटिस की। किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मिडिल ईयर में जो मैस्टोइड ईयर सेल्स हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आना, ये इन्फेक्शन होना, तो उसके बाद जो होता है इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है। फिर जो इन्फ्लामेशन होता है वो मैस्टोइड सेल्स को डैमेज करता है, जिससे कि एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है मैस्टोइड सेल्स में। फिर वो जो एब्सेंस होता है वो क्रेनियल फोसा, मिडिल ईयर फोसा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन स्ट्रक्चर्स को भी घेर लेते हैं, वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देते हैं और यही कंडीशन मैस्टोइडाइटिस को लीड करती है। इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, जैसे कि ईयर पेन हो गया, मैस्टोइड टेंडरनेस हो गया, वर्टिगो, फीवर, हेडेक, ईयर के पीछे स्वेलिंग आना। इसके कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। सबसे पहला तो है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है। कुछ लेबोरेटरी स्टडीज़ भी है, जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट से भी पता चल जाता है मैस्टोइडाइटिस है, तो सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया। इसकी कुछ मैनेजमेंट है, जैसे पहला है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि एंटीबायोटिक्स। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देंगे। एनाल्जेसिक्स, क्योंकि ईयर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स भी देंगे ताकि पेन रिलीफ हो सके। एंटीपायरेटिक्स, अगर फीवर हो रहा है तो उसको एंटीपायरेटिक्स भी देंगे। ईयर इरिगेशन कराएंगे, ईयर इंस्टिलेशन, कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट है, जैसे मैस्टोइडेक्टोमी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हमारा था मैस्टोइडाइटिस। अगला और लास्ट हमारा मिडिल ईयर डिसऑर्डर आता है ओटाइटिस मीडिया, यानी कि मिडिल जो एरिया है वहाँ का ओटाइटिस जो है वहाँ पर इन्फेक्शन होना या इन्फ्लामेशन होना। मिडिल ईयर का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को ही ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स या फिर इटियोलॉजी है, जैसे कि कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, न्यूमोनोकोकस हो गया, मोरेक्सेला हो गया, एच इन्फ्लुएंजा हो गया, या फिर कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया, जैसे वायरल इन्फेक्शन जैसे राइनो वायरस हो गया, कोई सॉर थ्रोट की वजह से, या कोल्ड या फीवर की वजह से, या फेरेंजाइटिस, या सेकेंडरी टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये अल्टर्ड इम्यूनिटी की वजह से भी हो सकता है, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। अगर कोई सीजनल एलर्जीज़ का हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर पुअर पर्सनल हाइजीन है उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। इसको क्लासिफिकेशन भी है। ओटाइटिस मीडिया 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। सबसे पहला एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, दूसरा है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, तीसरा है क्रॉनिक सुपराटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ओटाइटिस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया क्या है, AOM। इसको हम एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, बस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और ये बहुत रैपिड ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जो कि मिडिल ईयर म्यूकोजा में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था। सेकेंड है हमारा ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, यानी कि ओटाइटिस मीडिया तो होगा लेकिन इसके साथ सिक्रीटरी भी होगा, यानी कि कुछ सिक्रीशंस भी, फ्लूइड सिक्रीशन या कलेक्शन भी होता है इसमें। ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, मिडिल ईयर में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। कुछ हफ्ते या महीने बाद जो मिडिल ईयर का जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा थिकी और ग्लू लाइक हो जाता है, जिससे कि कंडक्टिव हियरिंग इम्पेयरमेंट या हियरिंग लॉस हो सकता है। इसका कुछ पैथोफिजियोलॉजी है। किसी भी एलर्जिक या इन्फ्लामेटरी कंडीशन की वजह से यूस्टेशियन जो ट्यूब होता है मिडिल ईयर का होता है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, जिसकी वजह से यूस्टेशियन ट्यूब से मिडिल ईयर के लिए जो एयर जाता है वो ना जा पाना, एयर उधर को पास नहीं हो पाता, जिससे कि उस मिडिल ईयर के अंदर अपने आप ही एक निगेटिव प्रेशर जो होता है वो जनरेट हो जाता है, और वही नेगेटिव प्रेशर जो होता है उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ट्यूब में पुल करता है, जिससे कि एक सीरस इफ्यूजन होता है, यानी कि डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। एक सीरस यानी कि एक उसको सिक्रीटरी फ्लूइड को कहते हैं। और ये जो इफ्यूजन होता है एक माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए एक मीडिया प्रोवाइड कर देता है, ताकि वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ इजीली हो सके, और इसी कंडीशन को हम लोग ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। फिर आता है हमारा क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, CSOM।
ये जो होता है ये डेवलप होता है जब ये इफ्यूजन और नेगेटिव प्रेशर जो होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिहाइंड में काफ़ी टाइम से डेवलप हो रहा हो, उस वजह से ये जो होता है ये होता है, जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई होल भी हो सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन जिसको हम कह सकते हैं, जिससे ये ड्रेनेज कंटिन्यूअसली वहाँ से आउट होता रहता है। इसके क्लासिफिकेशन है ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप और एटिक्वेंट्रल डिजीज़। ठीक है, इसके कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। ईयर पेन जिसको ओटाल्जिया कहते हैं, टिनिटस, सेंस ऑफ फुलनेस इन ईयर, मेस्टॉइड टेंडरनेस, फीवर, डीप ईयर पेन विथ हेडेक, हियरिंग लॉस, ईयर ड्रेनेज, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ ईयर। इसमें से जो डीप ईयर पेन विथ हेडेक है वो सिर्फ और सिर्फ क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में ही शो होता है, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसका एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, जैसे कि हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन तो है ही, फिर आता है सिटी स्कैन और एमआरआई, फिर आता है टिम्पैनोसेंटेसिस। इसमें क्या होता है, ईयर कैनाल जो होता है उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर कोई आयोडीन सोल्यूशन की मदद से स्टरलाइज करना ईयर कैनाल का, जिसमें हम करते क्या एंटीरियर पोर्शन से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के एंटीरियर पोर्शन से एक नीडल को इंसर्ट करते हैं और उस कंटेंट को बाहर एस्पिरेट कर देते हैं। या फिर आता है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में ऑडियोमेट्री का इस्तेमाल करना या लेबोरेटरी स्टडीज़ का इस्तेमाल करना। इसका कुछ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स देना, जैसे कि एमॉक्सिलिन हो गया, क्लेवलनेट हो गया, फिर एंटीवायरल मेडिसिन प्रोवाइड करना, एसाइक्लोविर, एंटीपायरेटिक्स अगर फीवर है, एनाल्जेसिक्स अगर पेन हो रहा हो उसको रिलीफ करने के लिए, बेंजोकेइन ईयर ड्रॉप्स प्रोवाइड करना, फ्लोरोक्विनोलोन ऑटिक ड्रॉप्स, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन बोल सकते हैं। औरल टॉल्टिंग यानी कि उसको रिमूव करने में हेल्प, मतलब जो उसके अंदर जो इफ्यूजन जो है उस फ्लूइड को रिमूव करना। ईयर इरिगेशन, ये जो है इसका मैनेजमेंट है। इसका कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट में है, जैसे मेरिंजोटॉमी। मेरिंजोटॉमी में क्या होता है, एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होल करते हैं माइक्रो एलिगेटर फोर्सेप्स से और उसके बाद मिडिल ईयर में से सक्शनिंग करते हैं, यानी कि वो जो फ्लूइड होगा उस फ्लूइड को रिमूव करना और उसके बाद उसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का इंस्टिल करना, जिससे कि वो जो वो है ईयर ड्रम या फिर जो मिडिल ईयर है वो रिकवर हो सके। फिर आता है टिम्पैनोप्लास्टी और मेरिंजोप्लास्टी। फिर आता है ऑसिक्यूलोप्लास्टी, जो मैंने पहले भी बता दिया था कि सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन करना मिडिल ईयर बोन का और उसको रिप्लेस करना प्रोस्थेसिस से। फिर लास्ट हमारा आता है ओटोलैम। ये एक न्यू प्रोसीजर होता है जिसमें जो ईयर ड्रम को होल करते हैं लेकिन एक लेज़र टेक्नोलॉजी से, और ये ओपन जो रहता है हमारा मिडिल ईयर वो कई हफ्तों के लिए ओपन रहता है। तो ये हमारा था मिडिल ईयर के डिसऑर्डर्स। हमने ईयर डिसऑर्डर का एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर पढ़ लिया और मिडिल ईयर डिसऑर्डर्स के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट आऊँगी इनर ईयर डिसऑर्डर्स और डीफनेस और हियरिंग एड्स के साथ नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। थैंक यू।